हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के अब हम मिडल में हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए उन वीडियोस को देखिए और पिछले सारे टॉपिक्स को कवर कर लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। Our next topic is reactions in solution। इसमें भी हम मोल कंसेप्ट से ही रिलेट करके इसको पढ़ेंगे। अभी तक हमने मोल कंसेप्ट इन इंडिविजुअल एटम पढ़ा, जिसमें हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मोल कंसेप्ट का यूज़ किया। दूसरा हमने मोल कंसेप्ट स्टोइकियोमेट्री में यूज़ किया था, जिसमें मोल कंसेप्ट को केमिकल रिएक्शंस में हमने यूज़ किया था। थर्ड है, अब हम मोल कंसेप्ट को देखेंगे सॉल्यूशंस में किस तरीके से मोल कंसेप्ट का यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में बस 4 ही टर्म्स दी गई हैं, 4 ही कंसंट्रेशन टर्म्स दी गई हैं सॉल्यूशन की। इसका डिटेल 12th क्लास में है। ठीक है, तो हम डिटेल 12th क्लास में ही पढ़ेंगे। अभी जितना आपको गिवन है, जितनी कंसंट्रेशन टर्म्स जिनमें मोल कंसेप्ट का यूज़ हुआ है, अभी हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है कंसंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जब आप 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को मिलाते हो तो आपको एक मिक्सचर मिलेगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा, तो उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में हम 12th क्लास में ही पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में भी अमाउंट को एक्सप्रेस करने की कुछ टर्म्स होती हैं। ठीक है, जिनमें मोल कंसेप्ट का यूज होता है। वो टर्म्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं। हम 11th क्लास में सिर्फ 4 ही टर्म्स को पढ़ेंगे। कौन कौन सी टर्म्स हैं हमारी 4 टर्म्स जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी मोलैरिटी, कौन सी है, मोलैरिटी। दूसरा हम किसको पढ़ेंगे, मोलैलिटी। तीसरा हम किसको पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन। और चौथा हम किसको पढ़ेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन के भी कई पार्ट्स हैं, लेकिन हम परसेंटेज कंपोजिशन सिर्फ क्या पढ़ेंगे, वेट परसेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन चारों टर्म्स को हमें इसमें पढ़ना है इस टॉपिक में। किस किस को, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं क्या क्या ये टर्म्स हैं और किस तरीके से इसमें हम अमाउंट को यूज करते हैं, किस तरीके से मोल कंसेप्ट का इन सब में यूज हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारी फर्स्ट टर्म विच इज मोलैरिटी। तो चलिए जानते हैं हमारी फर्स्ट टर्म क्या है। हमारी फर्स्ट टर्म मोलैरिटी। क्या होता है मोलैरिटी, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। सबसे पहले आपको सोल्यूट का पता होना चाहिए, क्या होता है सोल्यूट। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मैंने आपको बताया किससे बनता है, 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जब मिक्स करेंगे। जो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आप यूज करोगे उनको क्या बोला जाता है, एक को तो आप सोल्यूट बोलते हो और जिसमें डिसोल्व किया जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हो। सॉल्यूशन किन से बनता है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस जब आप मिक्स कर रहे हो तो उनमें से एक जो डिसोल्व किया जाता है उसको बोलते हैं सोल्यूट और जिसमें डिसोल्व करते हो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे भी मैंने एग्जांपल ले लिया, वाटर में अगर आप क्या ऐड कर रहे हो, शुगर ऐड कर रहे हो, तो जिसमें डिसोल्व किया जाता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट, और जिसको डिसोल्व किया जाता है वो क्या होता है, सोल्यूट। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी मोलैरिटी है। इसमें क्या बोला गया मोलैरिटी में, मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखते हैं। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दैट मींस सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोल्व्ड हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स डिसोल्व हैं उसको क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां भी हम मोल्स को यूज कर रहे हैं, यहां भी मोल कंसेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इन टर्म्स को पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में सोल्यूट के कितने मोल्स डिसोल्व किए हैं वो उस सॉल्यूशन की क्या होता है, मोलैरिटी होता है।
ठीक है। मोलैरिटी को आप कैपिटल एम से एक्सप्रेस करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, क्या होंगी इसकी यूनिट, आप भी बता सकते हो इसकी यूनिट क्या होती है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल, और वॉल्यूम किस में ले रहे हैं हम, लीटर में, तो मोल पर लीटर, इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, या फिर आप इसको कैपिटल एम से एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इसकी यूनिट्स क्या है, मोल पर लीटर। ठीक है, या फिर आप इसको कैपिटल एम भी लिख देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 0.4 मोलर अगर कोई भी सॉल्यूशन है, दैट मीन्स 0.4 मोल्स है सोल्यूट के, सोल्यूट के 0.4 मोल डिसॉल्व किए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। और यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल ही सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स तो हमने कितनी बार निकाला है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हो आप, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले हमने, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट और एटम है तो एटॉमिक वेट ग्राम्स में। और कैसे निकाले, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इस तरीके से। और कैसे निकाल सकते हैं, आपको अगर मोलैरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। जो मोलैरिटी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, क्यों, क्योंकि हमें पता है हमेशा वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जब वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो मोलैरिटी भी क्या करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके, चलिए करते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म। क्या है हमारी नेक्स्ट टर्म, हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है, मोलैलिटी। क्या होता है मोलैलिटी, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसमें प्रेजेंट हो, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, मोलैरिटी में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। लेकिन मोलैलिटी में क्या होता है, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। क्या होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। और क्या होता है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पर केजी मतलब यहां आपको क्या गिवन होगा, मास गिवन होगा, किसका, सॉल्वेंट का, किसमें, केजी में। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व्ड है, वो क्या होता है, मोलैलिटी होता है। देख रहे हो आप, ये टर्म भी किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स पे, तो इसलिए भी इसको पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब इसकी यूनिट्स क्या होंगी, देखो मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं तो कई बार इसकी यूनिट पीछे भी आपको स्मॉल m भी लिखा मिल जाएगा, या फिर इसकी यूनिट क्या हो सकती है, नंबर ऑफ मोल्स को किस में एक्सप्रेस करते हैं हम, मोल्स में, मोल में, और वेट या फिर मास को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, किलोग्राम्स में, तो वेट पर किलोग्राम। ठीक है, ये क्या है, मोलैलिटी की यूनिट है। और आप देख रहे होगे, ये आप ही बताओ, मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। मोलैलिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है, मोलैलिटी डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स पे, और मोलैलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पे। मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या क्या टर्म्स है, नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑफ सॉल्वेंट। मास कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, दैट मीन्स मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ओके, तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये 1 kg सॉल्वेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड है तो वो मोलैलिटी होता है, और 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड है वो मोलैरिटी होता है। देखिए आगे हम क्या निकाल सकते हैं इससे, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और यहां पे वेट, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहां पे मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हमें गिवन है, वो हमेशा हमें केजी में लेना है। अगर हमें केजी में गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर ये ग्राम्स में गिवन है तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हो, मोलैलिटी निकाल सकते हो, अगर आपको वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है और आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है।
ठीक है, तो ये थी हमारी सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी। चलिए देखते हैं हमारी थर्ड कंसंट्रेशन टर्म क्या है। हमारी थर्ड टर्म है मोल फ्रैक्शन। क्या समझ आ रहा है इससे, मोल फ्रैक्शन से? मोल दैट मीन्स मोल, और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रेशो। किसका रेशो लेंगे हम? सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनका रेशो लेंगे, ठीक है। और आपको पता है रेशो कैसे लिया जाता है। नीचे हमें रेशो, कभी भी रेशो लिखते हैं नीचे तो हम टोटल लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं? उसी कंपोनेंट का पार्ट लिखते हैं, ठीक है। उस कंपोनेंट का पार्ट क्या है, नीचे क्या लिखते हैं? हमेशा टोटल लिखा जाता है। इस तरीके से फ्रैक्शन लिखा जाता है। तो मोल फ्रैक्शन में क्या होगा, जो भी कंपोनेंट है ऊपर उस कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो पता चल गया आपको मोल फ्रैक्शन क्या होता है। नीचे तो आप क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, और ऊपर उस कंपोनेंट के मोल्स। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मेरे पास क्या है, हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है? मोल फ्रैक्शन। कुछ पता चल रहा है इस टर्म से? मोल फ्रैक्शन, मोल का मतलब आप क्या लोगे? मोल्स लोगे। सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वही कंपोनेंट्स के मोल ही होंगे। और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशो। रेशियो देखते हैं आप, कभी भी मैथ्स में भी आपने देखा होगा रेशियो आप कैसे लिखते हो? नीचे तो आप टोटल लिखते हो, जो भी आप टर्म लेते हो, जो भी पार्ट्स लेते हो, टोटल पार्ट्स नीचे लिखे जाते हैं, और ऊपर क्या लिखते हो? आप वो कंपोनेंट लिखते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या है? मोल्स हैं, तो ऊपर क्या आएगा? उस कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है, बस क्योंकि ये क्या है? बस एक रेशियो है। मोल फ्रैक्शन को इस एक्स से लिखा जाता है। किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ऊपर क्या करो? उस कंपोनेंट की नंबर ऑफ मोल्स लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ऊपर क्या लिखना है आपको? उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन, और नीचे क्या लिखने हैं? टोटल नंबर, ठीक है। कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूशन में। जैसे मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास क्या है? ए, किसी भी सॉल्यूशन में ए और बी, मेरे पास दो कंपोनेंट है। एनसीईआरटी में जहां भी आपको ए लिखा मिलता है आप हमेशा उसको क्या मानोगे? सॉल्वेंट मानोगे। कौन सा कंपोनेंट है? वो आपका सॉल्वेंट। और जहां भी आपको बी लिखा मिलता है, जहां भी आपको बी लिखा मिले, आप उसको क्या मानोगे? सोल्यूट मानोगे, ठीक है। ए कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है, बी कंपोनेंट सोल्यूट है, ठीक है। मैंने नंबर ऑफ मोल्स मान लिए कि भाई सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ए कंपोनेंट के कितने हैं? Na, और बी कंपोनेंट के मैंने नंबर ऑफ मोल्स मान लिए Nb। अब मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है, किस कंपोनेंट का? मैं सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन जानना चाहती हूँ कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ए के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन कितने हैं। तो मैंने अभी अभी क्या बताया, क्या लिखना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? ए और बी के ही नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। इस तरीके से जल्दी से आप फटाफट लिखिए। मोल फ्रैक्शन लिखना है आपको सेकंड कंपोनेंट का, बी का। किस तरीके से लिखोगे? ऊपर लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। अगर आप बी का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो बी के ही नंबर ऑफ मोल्स लिखे जाएंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ना आपने नंबर ऑफ मोल्स, अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे थे तो नंबर ऑफ मोल्स भी आप ए के ही ले रहे थे, और नीचे दोनों के टोटल लिखने हैं। तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट। तो इस तरीके से आप क्या निकालते हो? मोल फ्रैक्शन निकालते हो। अब मेरे को आप यूनिट बता सकते हो कि मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगी? देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन ये है किसी भी कंपोनेंट का। ऊपर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स की यूनिट क्या होती है? मोल। और नीचे भी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है ना, दोनों का टोटल है, तो यूनिट क्या आएगी? मोल आएगी। तो ऊपर वाली मोल से इस यूनिट से ये यूनिट कट गई। दैट मीन्स क्या है? मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, कोई यूनिट नहीं होती इसकी, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन समझ आ गया आपको क्या होता है? मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में वो नीचे लिखने हैं, और उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स आपको ऊपर लिखने हैं। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ कि मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा? आप देख रहे हैं जो मोल फ्रैक्शन है ना, उसमें भी नंबर ऑफ मोल्स है, और मैंने पहले ही बता दिया था मास और नंबर ऑफ मोल्स कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। जब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करे तो मोल फ्रैक्शन भी किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
चलिए देखते हैं हमारी फोर्थ टर्म क्या है। हमारी फोर्थ टर्म मास परसेंटेज। मास दैट मीन्स मास, और परसेंटेज परसेंट, सेंट का मतलब क्या होता है 100। अब आप मास परसेंटेज बोल रहे हो, मास किस में एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स में, ठीक है। तो 100 ग्राम में किसी भी सब्सटेंस की कितनी अमाउंट डिजोल्व है, 100 ग्राम में किसी भी सब्सटेंस की कितनी अमाउंट डिजोल्व है, उसको क्या लिखते हैं मास परसेंटेज। इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम में कितने सब्सटेंस की अमाउंट डिजोल्व है, मतलब कितना सोल्यूट डिजोल्व है 100 ग्राम में, वो क्या होता है मास परसेंटेज होती है, ठीक है। मास परसेंटेज क्या होता है किसी भी कंपोनेंट का, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। क्या बोला मैंने, मास परसेंटेज मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। क्या होता है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज मैंने क्या बोला है कि 100 ग्राम में किसी सब्सटेंस की कितनी अमाउंट डिजोल्व है। मैंने मान लिया कि लेट मेरे पास कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स ए एंड बी। ए मैंने क्या बताया था, ए को हमेशा आपको क्या मानना है, सॉल्वेंट मानना है, ठीक है। और जो बी है, बी को आपको क्या लेना है, सोल्यूट। ए को आप हमेशा ही क्या मानेंगे, सॉल्वेंट मानेंगे, और बी को आप क्या मानेंगे, सोल्यूट मानेंगे, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि जो वेट है, ए का मास कितना है, मैंने मान लिया ए का मास WA, और बी का मास मैंने कितना मान लिया WB। और अब मैं क्या निकाल रही हूं, परसेंटेज निकाल रही हूं, मास परसेंटेज निकाल रही हूं, तो इसको लिखेंगे हम W परसेंटेज W। वो क्या होगा, मास ऑफ द कंपोनेंट। अगर मैं परसेंटेज निकाल रही हूं ए कंपोनेंट का, तो परसेंटेज W ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट इज WA डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टोटल मास क्या होगा, टोटल मास सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही तो होगा, तो टोटल मास मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, और परसेंटेज है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100। समझ में आया। अगर आपको किसी की भी मास परसेंटेज निकालनी है किसी भी कंपोनेंट की, आप क्या करोगे, उस कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको परसेंटेज निकालनी है सेकेंड कंपोनेंट की, मास परसेंटेज निकालनी है सेकेंड कंपोनेंट की, तो आप क्या करोगे, मास ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। समझ गए आप किस तरीके से आपको मास परसेंटेज निकालनी है। आपने चारों ही टर्म्स बहुत अच्छे से कर ली है। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। और फोर्थ आपने पढ़ी मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में क्या देखा आपने, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ये चारों ही टर्म्स आपने पढ़ ली, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने इस टॉपिक में चारों ही टर्म्स को जान लिया, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज। आपसे यहां से मेनली इस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल इस टॉपिक से बहुत ही इजी बनते हैं। रेयर ही आपसे थियोरेटिकल पोर्शन पूछा जाएगा। थियोरेटिकल में आपसे कई बार डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, मास परसेंटेज क्या होता है, कभी कभी इनसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है, नहीं तो मोस्टली यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनता है। और न्यूमेरिकल आप देखेंगे बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, और हमेशा इससे न्यूमेरिकल आता आया है। तो यहाँ पे हमारा जो थियोरेटिकल पोर्शन था इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। आगे हमारी वीडियोस न्यूमेरिकल पे आएंगे। हम एनसीईआरटी से सारे ही इन टेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हैं, चाहे वो सोल्ड हो चाहे वो अनसोल्ड हो, पहले वो करेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को 1 by 1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका ये चैप्टर थियोरेटिकल पोर्शन खत्म होता है। आगे हमारी जो वीडियोस आएंगी वो इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे होंगी। हम एक एक न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप बहुत जल्दी उन न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप क्या करेंगे, इनके जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करके रखना, चैप्टर को एक बार रिवीजन ले लेना, ताकि हम न्यूमेरिकल्स करें, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं और इन टर्म्स से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं, हम जल्दी जल्दी यूज करें और ट्रिक से हम इजिली क्वेश्चन को सोल्व कर लें, ठीक है। तो आप देखना आपको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, बाय बाय।